हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपको हम बताना चाहते हैं कि हम बहुपद पढ़ रहे थे और नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे जिसका नाम बहुपद था। बहुपद का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम बहुपद का पूरा निचोड़ हमने पहले वाले पार्ट 1 में पढ़ लिया था। बहुपद होता क्या है, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार और इसके बाद फिर प्रश्नावली को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे से शुरुआत करते हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद हमने पहले वाले क्लास में पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो आप लोग लिख लेना बच्चों, बहुपद के प्रकार। क्या लिखोगे? बहुपद के प्रकार। बच्चों, आपको बता दें कि बहुपद का क्लासिफिकेशन, बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो आधार पर किया गया है। कितने आधार पे? दो आधार पर। एक बार आप देख लो बहुपद का वर्गीकरण। यहाँ पर आप लिख लेते हैं बहुपद का वर्गीकरण कितने आधार पे हुआ? बहुपद का वर्गीकरण दो आधारों पे हुआ है। कितने आधारों पे? दो आधारों में हुआ है। हमने क्या लिखा? बहुपद का वर्गीकरण दो आधारों पे हुआ है। मतलब वर्गों को, सॉरी, बहुपद को दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन तरीके से? एक देखो, बहुपद कौन कौन तरीके से बांटा गया है। एक घात के आधार पर। बहुपद का देखो वर्गीकरण, क्या लिखोगे? बहुपद का क्लासिफिकेशन। क्या लिखोगे? बहुपद का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, इनका वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। एक किया पदों के आधार पर। किनके आधार पर? पदों के आधार पर। एक बच्चों होता है घात के आधार पर। किसके आधार? घात के आधार पर। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला? बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। एक पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। हम पहले पढ़ेंगे बच्चों कौन सा? पहले पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, उनको समझेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद कौन कौन सा होता है, उनको समझेंगे। ठीक बच्चों, चलो इसे मिटा दे रहा, आप इसको लिख लो। इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं आगे से। देखो आगे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पदों के आधार पर। ठीक है ना? पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार। कितने प्रकार के बच्चों? तीन। देखो कौन कौन से तीन तीन होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद। कौन सा होता है? एक पदी बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? एक होता है द्विपद बहुपद। क्या होता है? द्विपद बहुपद। एक होता है त्रिपद बहुपद। क्या होता है? त्रिपद बहुपद। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला? पदों के आधार पर बहुपद तीन तरह के होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद, एक होता है द्विपदी बहुपद, एक होता है त्रिपद बहुपद। मतलब इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एक पद मतलब जिसमें एक पद हो। कितने पद हो? एक पद हो। और बहुपद का पूरा निचोड़ हमने पहला वाले पार्ट में बताया है। पद क्या होते हैं, बहुपद बनता कैसे है। आप हमारी पहली वाली वीडियो देखिए। जो बच्चे नए हैं, जिनको लग रहा है कि सर जी आप यहाँ से कैसे पढ़ाने लगे, तो आप हमारी पहली वाली वीडियो देखिए, उसमें पूरे डिटेल समझा रखे। हमने क्या बोला? एक होता है एक पदी बहुपद। एक पदी में जिसमें एक पद हो। कितने पद हो? एक पद। जैसे देखो, हमने लिख दिया 3x², हमने लिख दिया 4x, हमने लिख दिया 6। ये सब क्या है? एक पदी। इसमें पद कितने? एक ही तो है। एक पदी है, एक पदी है, एक पदी है। कैसे हो गए? एक पदी बहुपद। ठीक है ना? हम बात करेंगे दो पद बहुपद, जिसपे दो पद हो। देखो x² प्लस के 6 ले लिए, अब ले लिया x+7 ले लिया। ये सब क्या है? ये सब दो पद है। देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों मिलकर कितने हो गए? दो पद हो गए। दो पद हो गए ना? यहाँ सिंगल सिंगल है, एक पद है। सिंगल है, एक पद है। सिंगल है, एक पद है। ठीक है ना? और त्रिपद क्या होता है? जिसपे तीन पद होते हैं। जैसे हमने ले दिया x की घात 3 + 6x
माइनस का 2, ठीक है ना। या फिर 2 ले लो, कुछ भी ले लो, x की घात 2, 1 मिनट बच्चों, x की घात 2 प्लस का 6x माइनस का 2। हमने क्या बोला, एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये, कितने हो गए 3 पद, कितने हो गए 3 पद। और ले लो, हमने लिया 5x की घात 2 और प्लस का 6x माइनस का 2। अब बताइए इसमें कितना पद है, कहेंगे सर जी इसमें तो 3 पद है। देखो, एक पद, 2 पद, 3 पद, ओवरऑल कितने हो गए 3 पद। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। हमने क्या बताया, इनका शब्दों से ही पहचान में आता है कि अगर हमने इनके शब्द से ही पता लग रहा है। बहुपद पदों के आधार पर कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के, एक पदी, 2 पदी और त्रिपद बहुपद, ठीक है ना। एक पदी इसमें 1 पद होगा, 2 पदी इसमें 2 पद होगा, त्रिपद इसमें 3 पद होगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो भी था पदों के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन आपको बता दी, ठीक है ना। आपको आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं घात के आधार, ठीक है बच्चों। ये जानकारी के लिए तो सही है, हमारे जो पाठ्यक्रम में है, हमारे जो सिलेबस में है, वो सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। हम आप जानेंगे सबको, लेकिन पूरा फोकस किस पे करेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। चल इसे हटा दे रहे हैं, इसे लिख लीजिएगा। अब चलते हैं घात के आधार पर। अब किसके आधार पर चलेंगे, अब चलते हैं घात के आधार पर। ये हमारा हो गया है। अब चलेंगे घात के आधार पर, यहाँ हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब लिख रहे घात के आधार पर, क्या लिखेंगे, घात के आधार पर बहुपद। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, घातें तो बढ़ती चली जाती, लेकिन सामान्यतः हम 3 ही घात तक की बहुपद लेते हैं, उनको ही मान्यता देते हैं, ठीक है। अब घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। एक होता है रैखिक बहुपद। कौन सा होता है, रैखिक बहुपद। कौन सा होता है, रैखिक बहुपद। एक होता है आपका, ऐसे आप लिख लो, एक यहाँ लिख ले, एक होता है द्विघात बहुपद। कौन सा होता है, द्विघात बहुपद। यही मेन है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, यही आपको पढ़ना है। एक का कौन सा है, त्रिघात बहुपद। कौन सा होता है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलो हमने क्या बोला, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सर जी घात के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें हमारे सिलेबस में ये है, यही इंपॉर्टेंट है, यही हम पढ़ेंगे, इसी में हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। हम इन्हीं को पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी सबकी रखनी जरूरी है, इसलिए हम आपको सब बता रहे, ठीक है ना। हमने क्या बोला, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात। पहले वाली कंडीशन में क्या थी कि बहुपदों का हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो पदों के आधार पर किया था। वहां पर हम जो निरूपण करते थे, जो पहचान करते थे, वो पद के आधार पर करते थे कि कौन सा बहुपद, एक पद है कि 2 पद है कि त्रिपदी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो जस्टिफाई करेंगे बहुपद को, वो डिग्री, पावर या घात के आधार पर करेंगे। कैसे, हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि भैया सबसे ज्यादा रॉयल्टी एक्स को दी जाती है, क्योंकि एक्स क्या होता है, पूरा बहुपद का मेन होता है। अब जिससे काम ज्यादा निकलता है उसी को ज्यादा रॉयल्टी दी जाएगी, क्योंकि अब जिससे काम निकलेगा उसको रॉयल्टी नहीं दोगे तो नखरे मारेगा, भाई हम काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, इसलिए उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। भैया कोई नहीं, आप करो, आप जो मांगोगे हम आपको देंगे, इसलिए एक्स का ज्यादा भाव बढ़ा। एक्स अपने पास गुणांक भी रखता है, एक्स अपने पास घात भी रखता है, तो पूरा वैल्यू कौन ले लिया, क्रेडिट एक्स ही ले लिया। बोलो सब मेरे पास आएंगे, हमारे साथ आएंगे, हमारा काम करवाएंगे, वही सब अकेले रहो और हम और किसी को कुछ देने नहीं देंगे, होता है ना। तो हमने कहा एक्स इतना खतरनाक है, उसने गुणांक भी ले रखा है, उसने घात भी ले रखा है, तो घात हमेशा किसकी होगी, एक्स की होगी। किसकी होगी, एक्स की होगी। और एक्स क्या है, एक्स एक चर है, और चर कैसा होता है, एक अज्ञात राशि होती है, एक अज्ञात मान होता है। पूरे बहुपद में हम एक्स ही तो जोड़ते रहते हैं और जो हमें मिलती नहीं, यानी मतलब पूरे बहुपद में हम एक्स जोड़ते हैं जो हमें मिलता नहीं, ठीक है। हमने क्या बोला, पूरे बहुपद हम एक्स जोड़ते हैं जो हमें मिलता नहीं। देखो हमने क्या बोला, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद। पहला क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब कि जिसकी पावर, डिग्री, घात कितनी हो, 1, कितनी हो, 1। जैसे हमने लिखा 6x, लिख दिया 6x और लिख दिया 7x, ठीक है ना। कहने मतलब जिनके संख्या में भी जिनके आगे पीछे कोई एक ऐसा होता है ना, एक भैया ऑल राउंडर। कैसे ऑल राउंडर होता है,
देखो एक मतलब कि हर जगह सर्वव्याप्त है, हर जगह घूमते हैं, जैसे नारद जी हर जगह घूमते रहते हैं, वैसे एक भी क्या है, एक भी हर जगह घूमते रहते हैं। ये संख्या के ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, कहीं पर भी बैठा रहता है। तो कहने का मतलब ये कहते हैं भैया जो जहां कोई ना फिट बैठे हमें ले जाओ, जब हर कोई हार माने जाए तो हमें ले लो। अब जिस भी संख्या के ऊपर या किसी जिस भी बीज गणती व्यंजक के ऊपर या चर के ऊपर कोई भी संख्या ना हो तो हमेशा हम एक लेते हैं। एक छिपा होता है, देखो यहाँ तो कहते सर जी यहाँ तो कोई घात दिख ही नहीं रही है, क्या है एक, क्या है एक। अब जिनका घात एक हो, जिनके मतलब जिनके ऊपर कोई घात ना हो, उनको हम एक लेके चलते हैं। क्या करते हैं, एक लेके चलते हैं। अब इनकी घात क्या हो गई एक, तो इनको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। तो घातों के आधार पर क्लासिफिकेशन हो रहा है। घात एक है, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। घात एक है, रैखिक बहुपद। और लिख लो, हमने लिख दिया 7x, 17x लिख दिया, 6x। और लिख लो, हमने लिख दिया x+9, x+6 लिख दिया ना। अब आप बोलो कैसा है, रैखिक बहुपद है, एक घात एक घात एक घात एक घात, सब में एक घात, कैसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है ना, जिनकी डिग्री है रैखिक बहुपद। अब हमने आपको बोला क्या, एक हर जगह घूमता है, नारद जी की तरह। देखो कैसे, आपको सपोज करो एक संख्या लिख लो 3, आगे भी एक लिख सकते हो, पीछे भी एक लिख सकते हो, बटे में भी एक लिख सकते हो, ऊपर भी पावर में भी एक लिख सकते हो। एक हर जगह सर्वव्याप्त है, व्याप्त है ना। इसलिए भैया इनको ये कहे, ये ऑलराउंडर है, ये भैया स्वतंत्र है, घूमते रहते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना। तो इसलिए भैया एक जहां कोई आपको, जहां कोई कुछ न दिखे, सीधा एक भैया को लो बैठा दो। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आया होगा, जिनकी घात एक हो वो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब द्विघात बहुपद को देखते हैं, ये हमारा मेन है। देखो द्विघात बहुपद को जिनकी पावर, अच्छा एक चीज और बता दे, अभी आप आगे देखोगे तो कहोगे सर जी हाँ तो एक भी है दो भी है, किसी किसी समीकरण में सॉरी बहुपद में आपको एक भी घात मिलेगा, दो भी घात मिलेगा। हमने क्या बोला, आपको किसी भी बहुपद की सबसे अधिकतम घात को लेनी, क्या लेनी, सबसे अधिकतम घात को लेनी है। सबसे अधिकतम घात ही निरूपण करेगा, निरूपित करेगा कि किस टाइप का बहुपद है, एक घाती, दो घाती, त्रिघाती। सबसे मेजर वाला नंबर लेते हैं, मेजर वाली पावर लेते हैं। जैसे देखो हमने लिख दिया 6x की घात 2, 5x + 8, ठीक है ना, ये एक बहुपद लिख दिया। अब हम पूछे भैया कौन सा बहुपद है, एक घात है, दो घात है, तीन घात। तो देखो इसमें दो घात भी है, अब जहां कोई नहीं रहता वहां एक की घात छिपी होती, हमने आपको पहले बताया। तो हमने क्या बोला, सबसे अधिकतम घात ही लेते हैं, सबसे अधिकतम घात ही किसी भी बहुपद को निरूपित करेगा कि कैसा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। होने को सब होंगे छोटे मोटे, उससे हमें नहीं लेना, मेजर सबसे बड़ी घात लेते हैं, वही उसको निरूपित करता है किस टाइप का बहुपद है। तो आप ये बताओ, ये सब x की घात क्या है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ एक पर भी है, एक भी है, एक नहीं लेना हमें अधिकतम घात ढूंढनी है, x की सबसे अधिकतम घात। सबसे अधिकतम घात क्या है, तो इससे हमें ये जस्टिफाई हो गया ये किस प्रकार का बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। हमने लिख दिया 5x² और प्लस का 6x, ये लिख दिया। अब आप बताओ कैसा बहुपद, सर जी ये भी दो घात बहुपद है, देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। हमने लिख दिया 7x² माइनस का 14x, ये कितना है सर जी, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, लो ये भी देख लो, ठीक है ना। हमने लिख दिया x² माइनस का 25, इसमें भी दो घात है, कैसा है, द्विघात बहुपद। कैसा है, ये सब कैसे हैं, ये सब द्विघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, ये सब कैसे हैं, ये सब द्विघात बहुपद है। कैसे हैं, ये सब द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद, इन्हें भी समझ लेते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, ये हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही इसको देंगे, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में भी यही है, लेकिन समझना सबको पड़ेगा जानकारी के लिए। चलो अब इनको समझ लेते हैं, कुछ नहीं करना, जिनकी अधिकतम घात 3 हो उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखो हमने लिख दिया 6x की घात 3, 5x² और उसका 6x माइनस का 2। अधिकतम घात कितनी है, 3। हाँ, अधिकतम ही घात काउंट करेंगे, और उसके पीछे नीचे वाली घात उसको काउंट नहीं करेंगे। हमने लिख दिया 7x की घात 3 प्लस का 6x माइनस का 14x प्लस का 5। अब आप कहोगे इसमें अधिकतम घात क्या है, सर जी अधिकतम घात तो 3 है। अच्छा इसको जो भी कर लो, हाँ इसे तो अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात ही क्या करता है, ये निरूपित करता है किस टाइप का बहुपद है। अधिकतम घात
कितना है 3, तो कैसा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। कैसा हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है ना। हमने क्या बताया, अधिकतम घात त्रिघात 3 है तो कैसा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया कि बहुपद का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होता है, एक पदों के आधार पर होता है, एक घात के आधार पर होता है। पदों के आधार पर 3 तरह के बहुपद होते हैं, एक होता है आपका एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। घातों के आधार पर भी आपके 3 तरीके का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। हमारे पाठ्यक्रम में द्विघात बहुपद है, इन्हीं इन्हीं को हम पढ़ेंगे और इन्हीं को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो अब थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। अब हम आपको कुछ देंगे, आपको पहचानना है किस टाइप का बहुपद है, ठीक है बच्चों। 1 मिनट थोड़ा पानी ले लेते बच्चों। चलो, हमने क्या बोला, आपको यहाँ पर देंगे, आपको पहचानना है। जैसे पहले हम पद वाला देंगे, बताओ कौन कौन सा पद है, एक पद है कि द्विपद है कि 3 पद, पहले ये बताना। जैसे हमने ले दिया 5x² प्लस का 6x प्लस का 8। अब आप हमें बताओ कि कौन कितने पद का बहुपद है। एक और बताओ 4x प्लस का 6, एक और बताओ तो 6x, एक और बताओ तो 7 ही है। अगर आपसे पूछेंगे बच्चों ये बताओ इसमें मतलब कौन कितने पद वाले बहुपद है, तो आप क्या बताओगे, सर जी इसमें 1 2 3 कैसे हो गए, त्रिपद बहुपद। कैसा हो गया ये, त्रिपद बहुपद। सर जी 1 2 कैसे हो गए, द्विपद बहुपद। कैसे हो गए, द्विपद बहुपद। सर जी इसमें 1 है, कैसे हो जाएगा, एक पदी बहुपद। कैसा हो जाएगा, एक पदी बहुपद। ये कैसा है, ए भी एक पदी बहुपद है। कैसा है, ए भी एक पदी बहुपद है, ठीक है ना। तो बहुपद को आपको समझ में आया। अब घात के आधार पूछेंगे, इन्हीं पे हम पूछ लेते हैं आपसे। बच्चों इसमें बताओ अधिकतम घात कितनी है। ये तो पदों के आधार पर 3 पदी बहुपद हो गए। अगर हम इनको छोड़ दे पद के, घात के आधार पर इनका निरूपण करेंगे, आप बताओ सर जी अधिकतम घात 2 है, कितनी है, 2 है। अधिकतम घात 2 है तो कैसा बहुपद होगा घात के आधार पर, ये द्विघात बहुपद होगा। कैसा होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर इनकी बात करें बच्चों, इनमें अधिकतम घात कितनी है, सर जी इसमें तो 1 है, इसके ऊपर नीचे कुछ ना, हम 1 मानेंगे क्योंकि 1 सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह घूमता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इन्हें क्या बोलेंगे, ए भी एक घात का है, इसे भी रैखिक बहुपद बोलेंगे। अभी पद में मत जाओ, अभी हम घात के आधार पर निर्णय। इनमें इसमें तो घात ही नहीं है इसमें घात है नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसमें तो घात नहीं, एक पदी कहाँ से होगा, इसको इसमें एक कोई भी घात नहीं, ठीक है ना। चलो यहाँ आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बहुपद का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब एक चीज और आप समझ लो, इससे हम हटा देना, एक चीज और समझाओ। और क्या समझोगे, आप समझो। हमने क्या बोला बच्चों कि बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक, क्या है, बहुपद एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार, बहुपद एक प्रकार का, बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक है। कैसा होता है, बीजी व्यंजक है। बीजी होते, बीजी होते, एक मिनट, बीजी व्यंजक, एक मिनट क्या लिखते हैं, एक मिनट। बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक है। कैसा है, बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक क्या होता है आपको बता दें, हमारे गणित में कैसे कितनी शाखा, देखो एक अंकगणित की होती है, एक बीजगणित होती है। अंकगणित में हम अंकों को पढ़ते हैं, संख्या को पढ़ते हैं, संख्यात्मक मान ज्ञात करते हैं। बीजगणित में क्या होता है कि जब हम अल्फाबेटिक मानों को ले लेते हैं ना, ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं उनको समावेश करा देते हैं, उनका सम्मिलित करा देते हैं, संख्याओं के साथ उनका संयोजन करा देते हैं, तो मिली जुली जो सरकार बनती है ना संख्या और अल्फाबेटिक मानों का, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीज गणित। अब बीज ही गणित से कौन शब्द निकल के आया, बीजी। क्या निकल के आया, बीजी। बीजी में हम चरों का अध्ययन करते हैं, चर एक अज्ञात राशि होती है जिसका मान हमें पता होता नहीं, और इन्हीं अज्ञात राशियों को हम ढूंढते रहते हैं।
मतलब एक्स बेचारा परेशान रहता है पूरा सवालों में, हमेशा मेहनती करता रहता है कि भाई उसको कोई वैल्यू निकाल के दे दो, उसकी वैल्यू कितनी, ठीक है ना। देखो बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बहुपद एक प्रकार का पॉलिनोमियल, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कहने का मतलब बीजी व्यंजक तो सभी है बीजगणित में, लेकिन ये विशेष तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इस पे कुछ विशेष तरह की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लागू होती है। देखो कैसे, अभी हमने आपको दे दिया 6x² प्लस का 7x माइनस का 2, ये हमने एक बहुपद दे दिया, ठीक है ना। हमने क्या बोला, बहुपद भी एक प्रकार का बीजी व्यंजक होता है, लेकिन ये एक विशेष तरह का बीजी व्यंजक होता है। अब सर जी आप कहोगे सर जी ये कैसे विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक होता है, तो समझो। तो एक चीज आपको समझना है कि हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता। हमने क्या बोला, हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है, कुछ विशेष तरह के ही बीजी व्यंजक बहुपद होते हैं। वो कौन से गुण धर्म को फॉलो करते हैं, कौन से गुण धर्म प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, वो यहाँ हम देखेंगे। देखो अब बच्चों बोला का घात हमारी धनात्मक पूर्णांक हो, किसमें हो, धनात्मक पूर्णांक हो। बहुपद की घात क्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर होती है। कहने का मतलब बहुपद की घात पॉजिटिव इंटीजर होती, धनात्मक पूर्णांक होता है। कैसे, देखो अगर हम नंबर लाइन पे संख्या को दर्शाएंगे, इधर प्लस में वैल्यू होती है, हाँ सर जी इधर तो प्लस में वैल्यू होती है, इधर माइनस में होती है, जी सर इधर माइनस में होती है। तो बच्चों जब इधर प्लस में इधर माइनस में होती है, कहने का मतलब जीरो कैसा है, जीरो कैसा है, जीरो एक इंटीजर है, जीरो एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जीरो कैसा हमारा, जीरो एक पूर्णांक है। ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये कैसे है, ये धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब जिसमें माइनस का चिन्ह हो प्लस का चिन्ह हो, और प्लस भी बहुत वही रुपया है, ये फिर रंग बदलता रहता है, ये छिपा रहता है, दिखता नहीं है। ये क्या है, ये ऋणात्मक, क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसे हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब नंबर रेखा पे आप तीन चीजों को दर्शाते हो, एक पूर्णांक, पूर्णांक इधर धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुपद की घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगी, एक पूर्ण कंप्लीट नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा जिसमें किसी विशेष प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। हमने क्या बोला कि बहुपद भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक ही है, लेकिन एक ही विशेष तरह का है। कैसे, इनमें क्या नियम लगता है शर्तें, बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में। अगर बच्चों हमने बोला अगर इनकी घात माइनस, अगर हमने लिख दिया 6x की पावर -2 प्लस का 6x माइनस का 9, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे क्या बच्चों ये बहुपद है, नहीं। हमने क्या बोला, बहुपद की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक घात आ जाए तो बहुपद नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता, ठीक है ना। और कौन केस में बहुपद नहीं होगा, अगर घात हमारे भिन्न में आ जाए। क्या बोला हमने, देखो घात हमारी भिन्न में आ जाए। हमने लिख दिया 7x की घात 1/2 प्लस 6x माइनस 19। अब घात किस में है आप ही बताओ, सर जी ये तो बटे में घात है, तो ए भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है तो ये बीजी व्यंजक, हमने क्या बोला, है तो ये बीजी व्यंजक। क्या बोला, है तो ये बीजी व्यंजक, बीजी कैसा है तो ये बीजी व्यंजक, लेकिन ये बहुपद नहीं है। हमने क्या बोला, ये बहुपद नहीं है। अब आपको कंफ्यूज हो, सर जी आप कभी कहते हो कि सर जी बहुपद एक बीजी व्यंजक है, अब कहते हो ये बहुपद नहीं है। बहुपद भी एक प्रकार का बीजी व्यंजक है, लेकिन बहुपद एक विशेष तरह का बीजी व्यंजक है, जिसपे कौन सा नियम लागू होता है, मतलब बहुपद को कौन सा चीज है जो उसको एक सब बीजी व्यंजक से अलग बनाता है। बहुपद में ऐसी कौन सी चीज है जो सब बीजी व्यंजक से उसको अलग बनाता है, वो है पावर। पावर नाम से ही क्या होता है, एनर्जी जनरेट हो जाती है। पावर मतलब शक्ति, अरे पावर ही लग गया तो मतलब बात ही खत्म। वो है पावर, पावर मतलब डिग्री, डिग्री भी होनी चाहिए तो आदमी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। वो है घात। तो कहने मतलब अगर घात आपकी पॉजिटिव इंटीजर होगी, धनात्मक होगी, तब तो ये बहुपद है। यही एक विशेष चीज है जो बहुपद को सबसे अलग करता है, मतलब सभी प्रकार के बीजी व्यंजकों से अलग करता है। घात भिन्न में है तो बहुपद नहीं है, घात अगर ऋणात्मक है तो भी बहुपद नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो
अब बच्चों आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखो बहुपद हमने पढ़ा, बहुपद कल की क्लास में हमने पढ़ा, हमने आपको बताया कि बहुपद होता क्या है वो भी बताया। देखो बच्चों, बच्चों आपसे अगर हम पूछेंगे अब आप बताओ, अगर हमने लिख दिया बच्चों 1/√x, रूट के अंदर x लिख दिया, और हम पूछेंगे ये लिख दिया 7, क्या एक बहुपद है बताओ, तो ऐसे आपको दे दिया जाएगा। तो आप कहोगे सर जी ये बहुपद कहाँ से नहीं है, देखो इसे आप क्या लिखोगे, रूट का मान होता है 1/2 प्लस का 7, अगर 1/2 आप ऊपर ले जाओगे तो x की घात -1/2 हो जाएगी प्लस का 7, यही होगा ना। अच्छा भैया हमने क्या बोला, पहली बात तो भिन्नात्मक घात बहुपद नहीं होती, आप यही पकड़ लो, ऋणात्मक घात बहुपद नहीं होती, आप यही पकड़ लो, इसे हल करने की जरूरत ही कहाँ है। तो कहने का मतलब आपको सीधा सीधा दिमाग को ये बैठा लो कि बहुपद में को क्या ऐसी चीज है जो सभी बीजी व्यंजकों से अलग करता है। बहुपद में एक विशेष गुण होता है कि बहुपद की घात, पावर या डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर ऋणात्मक है, घात में है, तो वो बहुपद नहीं है, बीजी व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब बहुपद का व्यापक रूप लिख लेते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, किसी चीज का एक नाम दिया जाता है। भाई आपको भी अपना एक शकल दी गई है, आपको एक नाम दिया गया, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी पहचान आपके नाम से, आपके चेहरे से। अगर आपको किसी ने देखा तो पहले आपका चेहरा देखता है, फिर आपका नाम पूछता है। तो जब आप कहीं अजनबी किसी बाई भी किसी से अगर आप अचानक से अगर संयोग से अगर आप आमना सामना हो गया, किसी से टकरा गए, तो वो इंसान आपका पहले फेस देखेगा, इसके बाद उसको दिमाग में क्या करेगा, रीड करेगा कि अरे रमेश नाम इनका, ये तो मुकेश है, ये तो सुरेश है ना। कहने मतलब पहले फेस रीडिंग फिर नेम रीडिंग होती है। कहने का मतलब कि हर आदमी को अपनी अस्तित्व एक पहचान दी गई, तो इनको भी एक पहचान दी गई। भाई इन्होंने बोला ना, भाई आपने हमें तो बना दिया, अब अगर हमें एक अलग से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दोगे तो हमारे जैसे सब नकल करके सभी बन जाएंगे बहुपद। पता नहीं जैसे कि अब एक कोई एक काम कर रहा है तो सब उसकी नकल करने लगेंगे, तो सब उसी तरह चलने लगे, तो समझ में नहीं आएगा असली कौन है नकली कौन है। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म मांगा, हमें एक स्टैंडर्ड व्यापक रूप दे दो, जिससे कि अगर हमारी कोई नकल भी करे तो हमारे जैसा दिखे ना, लोग हमें हमेशा यही कहें कि भैया ये तो बहुपद की तरह दिखता है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये आप लिख लो। बहुपद का व्यापक रूप क्या बोला हमने, बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, देखो ax², ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये द्विघात बहुपद की बात करें। हमने आपको शुरू बताया था हम सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, द्विघात बहुपद। ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है ना। चलिए हमारा क्या है, ये व्यापक, क्या है ये बहुपद, क्या व्यापक रूप है। कैसा रूप है, व्यापक रूप, ठीक है ना। कहने वाले बहुपद कुछ ऐसा ही दिखेगा। बहुपद का व्यापक, देखो व्यापक रूप क्या होता है, एक पहचान, इनकी खुद की पहचान होनी चाहिए। हर लोग चाहते भाई हमारी एक खुद की पहचान होनी चाहिए। हम कब तक दूसरों के सहारे चलेंगे, कब तक किसी और पर निर्भर हो। हम खुद की, हर इंसान कहते हैं ना कि हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग हमारा सम्मान करें। तो ऐसे ही बहुपद में क्या कह रहे हैं भैया, हमें इनको भी कह रहे भाई हमें भी एक हमारा एक जर्नल फॉर्म होना चाहिए, एक हमारा व्यापक रूप होना चाहिए, एक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, जिससे कि मतलब जिसे देख के लोग हमें पहचान पाए, कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा दिख जाए तो लोग दूर से पहचान, अरे भैया ये तो बहुपद है। क्या पहचान लेंगे, ये तो बहुपद है। अब देखो लोग इनकी तरह बनने की कोशिश करें, कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है क्या, आप स्टैंडर्ड फॉर्म को, आप ये सोचोगे सर जी आप स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा अल्फाबेटिक मान में ही क्यों मानते हैं, उसका रीजन आपको बताते हैं। बच्चों अगर हम अल्फाबेटिक मान में, सॉरी अल्फाबेटिक मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करके इसलिए मानते हैं क्योंकि ये क्या है, बीजी चर है, बीजी व्यंजक है। ये कैसे होते, अज्ञात होते, इनका पहले से ही दर्जा दे दिया गया कि एक अज्ञात वैल्यू है, इनका मान पता ही नहीं। जब इनका मान ही नहीं पता है तो आप कुछ भी रख के निकाल दो, इनके जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आपको एक नया मान मिलेगा आउटपुट के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्योंकि चर क्या होता है, बदलते रहते हैं। चर क्या है, एबीसीडी के अक्षर है, ये बदलते रहते, इनमें बदलाव होता रहता है, इसीलिए इनको हम किस रूप में रख दिए, अल्फाबेटिक रूप में रख दिए, क्योंकि आप इनमें बदलाव हर दर बदलाव होता रहता।
इसलिए इनमें हम संख्यात्मक मान रख के अलग अलग तरह के बहुपद का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल तो यही होते हैं। अगर आप संख्यात्मक मान लोगे, कहोगे सर जी हम संख्यात्मक मान को बहुपद मानेंगे, तो संख्यात्मक मान को बहुपद मानने का मतलब बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ विशेष तौर पर उसी सटीक मान को दर्शाएगा, उसी बहुपद को दर्शाएगा जिसको आपने ले रखा है। उसके सिवा उसके पास क्षमता नहीं होती कि वो अपने से किसी और बहुपद का उत्पादन या किसी और बहुपद का जनरेट कर दे, ठीक है ना, किसी और प्रोडक्ट को मतलब बना दे, जनरेट कर दे। वो संख्यात्मक मान में इतनी क्षमता नहीं है। इसीलिए हम अल्फाबेटिक मान लेते हैं, जिससे कि यह तरह तरह के बहुपदों का निर्माण कर सके, अपने अंदर से आउटपुट सोर्सेस निकाल कर उनका जनरेट कर सके। समझ में आया? इसीलिए हम संख्यात्मक मान को नहीं लेते और अल्फाबेटिक मान को लेते, क्योंकि इनकी जगह आप कोई भी वैल्यू रखोगे आपको एक नया बहुपद मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये लिख दो 2x² + 6x + 8, अगर आप कहोगे सर जी आप इसको बहुपद माने, बच्चों इसको बहुपद मानोगे तो विशेष तौर पे इन्हीं के लिए बहुपद फिट है। अब आप दूसरा बहुपद कहाँ से ढूंढोगे बताओ? हम कह रहे हैं भैया हमें 3x, अबे और कुछ चाहिए, कहाँ से आ पाएगा? आ ही नहीं पाएगा। तो संख्यात्मक मान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बहुपद को या उन्हीं मान को सटीक, उन्हीं मान की सटीकता को दर्शाते हैं जिनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम संख्यात्मक मान रख के तरह तरह के बहुपद का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। अब आप एक समझो, जैसे लिखा है हमने बोला ओरिजिनल बहुपद क्या है? ये व्यापक का मतलब होता है ओरिजिनल। होता नहीं भैया, दो तरह के मार्केट में चीज होती है। पहले शक्तिमान आता था तो कहते भैया शक्तिमान, आपने देखा होगा अपने समय शक्तिमान आता था, सीरियल चलता था, उसमें ऐसे कुछ एपिसोड आए थे इसमें दो तरह के शक्तिमान दिखे, एक नकली शक्तिमान एक असली शक्तिमान। अब उसमें भी पहचानना मुश्किल हो गया भैया असली कौन है नकली कौन है। तो ऐसे यहाँ पर मतलब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है असली, मतलब असली बहुपद कौन है? ये असली कैसे दिखता है? ऐसा। अब इनकी तरह दिखने वाले हो बहु बहुपद नहीं है, बहुपद की तरह दिखने वाले असली कौन है? व्यापक मतलब होता है कि ओरिजिनल, असली कौन है? असली कौन है? ये व्यापक मतलब होता है ओरिजिनल, असली, असली दिखने वाला कौन है? ये। अब इनकी तरह दिखने वाले सब क्या है? बहुपद की तरह दिखते हैं, ये सब बहुपद नहीं है। हमने क्या बोला? हमने लिख दिया 4x² - 6x - 7, एक बहुपद ही है। तो बहुपद की तरह दिख रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? अरे भैया तो बहुपद है, लेकिन बहुपद है नहीं, बहुपद तो ओरिजिनल ये है। जैसे हमने आपको बोला, देखिए हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, जैसे हमने आपको बोला कि हीरो, फिल्मी दुनिया में हीरो काम करते हैं, तो जो बॉलीवुड में हीरो काम करते हैं तो हम वो क्या होता है? ओरिजिनल हीरो। आजकल क्या मार्केट का क्या ट्रेंड चला कि हर लोग सोचता है हीरो बनने की कोशिश करता है कि तरह तरह के अच्छे कपड़े पहन के, थोड़ा रील्स वगैरह बना के, चश्मे वगैरह लगा के सोचे हम क्या बन जाए भाई, हम भी थोड़ा सा हीरो बन जाए। तो जब उनको किसी ने देखा तो क्या बोलते हैं? अरे भैया ये तो हीरो लग रहे हैं। जैसे गांव में कहीं निकले के लोग बोलते हैं हीरो, ये नहीं कहते कि हीरो है, क्या हीरो की तरह लग रहे हैं। मतलब ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल वही है जो वहां पर काम करते हैं सिनेमा में, ओरिजिनल है। तो उनकी तरह हो बहु पोशाक पहन लिए तो वो कहते हैं हीरो की तरह लग रहे हैं, हीरो नहीं है। तो कहने मतलब बहुपद की तरह ये लग रहे हैं, बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? बहुपद ओरिजिनल ये बैठा है ना भैया, ax² + bx + c, ओरिजिनल कौन है? ये। डुप्लीकेट कौन है? डुप्लीकेट ही है, जिनकी तरह दिखते हैं। अब इन्हीं डुप्लीकेट मानों का, यही डुप्लीकेट बहुपदों का इस्तेमाल करके तो हम क्या करते हैं? पूरे बहुपद को हल करते हैं, ठीक है ना सर। और इसमें क्या होता है देखो, अभी ये किन किन लोगों से मिलकर बना है हमने पहली वाली वीडियो में सब निचोड़ बता रखा है, आप जाके उसको जरूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा, पूरा बहुपद निचोड़ करके बता रखा है। देखो अब आप देखो हमने क्या बोला, एक्स इतना पावरफुल है कि उसने अपने साथ सब ले रखा है, गुणांक भी लेके बैठा है, घात भी लेके बैठा है। मतलब एक्स के साथ जितनी भी संख्या का गुणा होता है उसको गुणांक बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये गुणांक है। ये गुणांक किसका है? x² का, क्योंकि x की घात 2 है। और ये क्या है? ये x का गुणांक है। क्या है? x का गुणांक है, ठीक है ना। ये क्या है? ये चर है भैया x। ये भी क्या है? ये भी चर है। इसे क्या है? ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ये क्या है? ये घात है। और अधिकतम घात ही निरूपित करती है किस टाइप का बहुपद है, ठीक है ना। और ये देखो सबसे देखो इन पूरे बहुपद का बैलेंस कौन बना के रखता है? संकारक, इनको बोलते हैं ऑपरेटर। ये गणितीय चिन्ह ही क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। जैसे मशीन को ऑपरेटर करता है, तो यहाँ भैया संख्या, बीजी व्यंजक, चरों अचरों को कौन ऑपरेट करेगा? ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये जितने भी गणितीय चिन्ह होते हैं ना, होते तो और भी बहुत, प्रतिशत का होता है और रूट का भी होता है, वो भी एक चिन्ह है ना रूट का, और पाई का भी एक चिन्ह होता है। चिन्ह तो बहुत होते हैं, लेकिन
हम यहाँ पर सिर्फ 4 चिन्ह की बात करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इनको हम संकारक या ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर इनको क्या करे, बैलेंस से बना रखे। अगर ये प्लस प्लस यहाँ ना लगे हो तो ये बिखरे हुए इधर पड़े होंगे। अच्छा, भी बिखरे हुए पड़े होंगे तो सिर्फ नाम मात्र के पद रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? पद। वो भी सिंगल टर्म में पद रह जाएंगे। अब ये प्लस इनको पकड़ के संयोजन कर दी। जब पकड़ के संयोजन, ये अलग अलग घूम रहे थे, इनकी आपस में पड़ती नहीं, बोले भैया हमारी नहीं पड़ रही। तो प्लस का काम क्या है? भाईचारा का, भाईचारा करना, लोगों में क्या तालमेल बैठाना, लोगों की दोस्ती करवाना। इन्होंने इनको ला के एक साथ लगा दिया। केमिस्ट्री में आप सही जैसे बॉन्ड वगैरह पढ़ते हो ना, तो वैसे अब इन्होंने इनकी बॉन्डिंग कर दी। तो जब ये इन्होंने बैलेंस बना दिया दोनों तरफ से पकड़ के, तो ये पूरा निर्माण क्या हो गया? बहुपद बनेगा। तो संकारक क्या होते हैं? पूरे बहुपद को मेंटेन करके रखते हैं। आई होप आपको व्यापक रूप इसका पूरा डिटेल पोस्टमार्टम हमने सब कर दिया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया प्रश्नावली हमारी क्या कह रही है। ठीक है ना, चलो ये मिटा दे रहे हैं। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद तो हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? अब हमें पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक निकाला जाता है, और किसी भी बहुपद के कितने शून्यक होंगे वो उस बहुपद के अधिकतम घात पर निर्भर करता है। जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। उससे ज्यादा होंगे लेकिन अधिकतम उतने ही होंगे, यानी मतलब उतने ही शून्यक होंगे, उससे कम नहीं होंगे। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है ना, बहुपद के शून्यक। अब शून्यक कैसे निकालेंगे? बहुपद के शून्यक होते क्या है आपको पहले ये समझना है। जैसे हमने कोई बहुपद लिखा, हाँ ये बहुपद किधर दिख रहा है? बहुपद तो है नहीं, बहुपद हमने लिख दिया, ये हमने एक बहुपद लिख दिया। ठीक है ना, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बच्चों को लगता है अच्छा शून्यक मतलब कि बहुपद, मतलब बहुपद का मतलब शून्य मतलब बहुपद जीरो, मतलब बहुपद के जीरो वाला मान। ऐसा कुछ नहीं, हमने क्या बोला? बहुपद का शून्यक मतलब होता है कि वो कौन से संख्यात्मक मान है, वो कौन से संख्यात्मक मान है जिसको यहाँ रखने पर बहुपद पूरा शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब जीरो, जीरो से नहीं है। शून्य का मतलब वो मान से है जो इस बहुपद को शून्य कर देते हैं। और वो किसका होता है? वो हम चर का मान होता है, वो अज्ञात राशि चर का ही मान होता है, जिसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर अज्ञात राशि को ही आप भी बता दो। सर जी एक्स बैठा है यहाँ पर, अज्ञात राशि कैसा बैठा है? एक्स बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर, और इधर भी एक्स बैठा हुआ है। ये कैसा? ये अज्ञात राशि। तो कहने का मतलब एक्स का वह मान, एक्स का वह मान। अब आपको सर जी आप एक्स क्यों बोलते हो? क्योंकि भैया एक्स ही तो चर, अरे सॉरी चर राशि एक अज्ञात राशि है जिसका मान ही तो हमें निकालना है। एक्स एक स्वतंत्र राशि है। आप ये भी कह सकते हो हम अचर को स्वतंत्र बोलते हैं, क्योंकि देखो एक्स क्या होता है, एक्स में इतनी पावर होती है, अगर एक्स वैल्यू अपने आप पुट ना करें तो ये सब क्या है? एक्स के ऊपर आश्रित है, तो इनका बहुपद का मान शून्य नहीं होगा। अच्छा इसको हम निरूपित किससे करते हैं आप समझो। हम लिखते हैं बहुपद को किससे? पी एक्स। क्या लिखते हैं? पी एक्स बराबर बहुपद लिखते हैं। पी एक्स बराबर क्या लिखते हैं? बहुपद। ये पी एक्स क्या है? बहुपद। इन्हें हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? बहुपद। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पी एक्स। पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। एक्स फॉर क्या? चर। बहुपद किसका? चर का। चर का क्या? क्योंकि पूरा बहुपद हम एक्स का ही तो निकाल रहे हैं। जो शून्य किसका निकलता है? एक्स का निकलता है। किसका निकलता है? ये एक्स का ही तो निकलता है शून्य। अधिकतम घात ही निर्धारित करेगी कि उस पॉलिनोमियल बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है ना, 2 होंगे। तो शून्यक निकलेगा किसका? एक्स का निकलेगा। किसका निकलेगा? एक्स का ही निकलेगा। इसीलिए हम लिखते हैं पी, क्या लिखते हैं? पी ब्रैकेट में एक्स। क्यों? पी फॉर पॉलिनोमियल बहुपद। देखो पी फॉर क्या होता है? बहुपद। और एक्स क्या है? एक्स मतलब है क्या? ये चर है। क्या है? चर राशि मतलब एक्स का मान। ये बहुपद किसके लिए? एक्स का बहुपद। किसका? एक्स का बहुपद। एक्स का बहुपद। हमने क्या बोला? ये जो बहुपद है पी फॉर पॉलिनोमियल किसके लिए? एक्स का बहुपद। एक्स के लिए बहुपद, क्योंकि पूरा खेल एक्स का है। जो यहाँ पर हमने बहुपद के जो शून्यक निकाल रहे हैं ना, वो शून्यक किसके निकालते? एक्स का निकालते शून्यक।
किसके निकालने, क्योंकि x ही वो एक अज्ञात राशि है जिसका मान हमें पता नहीं होता, उन्हीं वैल्यू को हम निकालते हैं। तो शून्य किसके होंगे अगर आप पूछेंगे, पहले तो अधिकतम घात निर्धारित करते कितने शून्य होंगे, कितनी घात 2, कितने शून्य 2। अब ये शून्य किसके होंगे ये भी तो दिमाग में आएगा, सर जी ये शून्य किसके निकल के आएंगे, बच्चों ये x के शून्य निकल के आएंगे, किसके निकल के आएंगे, x के, इसीलिए हम लिखते हैं पॉलिनोमियल px, मतलब पॉलिनोमियल बहुपद, और बहुपद किसका, x का, बहुपद किसका, x का, क्योंकि पूरे x के ही मान पर ही निर्भर है पॉलिनोमियल। कहने मतलब हमने लिख दिया 6 स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम क्या लिखते हैं px। अब ये क्यों, हम इसलिए शॉर्टकट में लिखते हैं कि समय बचाने के लिए इतना लंबा बार बार लिखने से अच्छा है कि हम शॉर्टकट लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, शॉर्टकट ये लिखते हैं px, क्या लिखते हैं p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर x कम के लिए बहुपद है, क्योंकि पूरा बहुपद x पर ही निर्भर करता है। और जो शून्य निकल के आते हैं किसके निकल के आएंगे, वो x के ही निकल के आएंगे, किसके निकल के आएंगे, x का शून्य होता है, किसका होता है बच्चों, x का शून्यक होता है। x के कितने शून्यक होंगे उसकी अधिकतम घात पे निर्भर करेगा, अधिकतम घात 2 तो शून्यक भी 2 निकलता है। अब आपको एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं, ये कभी मत सोचना कि शून्यक मतलब 0, शून्यक मतलब 0 नहीं, शून्यक मतलब वो मान x के जो इस बहुपद में रख दें तो बहुपद पूरा 0 हो जाए। हमने क्या बोला, x के वह मान जो हम इस बहुपद में रख दें पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मतलब x का वह मान जिसके अंदर 0 करने की क्षमता होती बहुपद में, उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक। समझ आया ना, शून्यक मतलब 0 से नहीं है, बल्कि x का वह मान जिसके अंदर क्षमता हो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक। और अधिकतम घात ही निर्धारित करती है कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। क्लियर है, क्लियर है। देखो तो हम क्या लिखेंगे बहुपद को, p ब्रैकेट के अंदर x, ये बहुपद का लिखने का तरीका होता है, क्या लिखना। अब शून्यक निकालने के लिए क्या, देखो लिखने का पहले सिस्टम सीखो। शून्यक अगर आपको निकालना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो शून्यक निकालना है तो कैसे लिखोगे आप बताओ। हमने लिखा भैया कोई बहुपद है हमारे पास, बहुपद हमें दे रखा 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7, ये हमें बहुपद दे रखा। तो हम क्या मानेंगे, px बराबर कितना दे रखा है हमें, देखो ये px बराबर कितना दे रखा है, 6x स्क्वायर प्लस का 5x, यही तो बहुपद है, इन्हीं को पूरे बहुपद बोलते हैं। अब अगर शून्यक निकालना, जान देंगे ना, अगर शून्यक निकालना है तो भैया इसको क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे, px बराबर 0 करोगे और समीकरण बनाओगे। क्या बनाओगे, बहुपद का शून्यक तभी संभव है बच्चा जब तक आप उसको समीकरण नहीं बनाओगे। बिना समीकरण बनाए x के शून्यक नहीं निकल सकते। अब समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है आप उसको भी समझ लो। अगर सिर्फ हमने इतना लिखा बच्चों, क्या लिखा, तो सिर्फ मात्र ये बहुपद है, ये एक प्रकार का बीजी व्यंजक है। क्या है, ये एक बीजी व्यंजक है। और समझ लो बीजी व्यंजक एक वाक्यांश होता है, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश होता है, पूरी तरह से एक वाक्य नहीं है, इसलिए हम इनको सर्टिफाइड नहीं कर सकते, इनको एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर इन्हीं में हम बराबर लगा के 0 कर दें तो पूरा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है बच्चा, क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो समीकरण का सबसे इंपॉर्टेंसी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व क्या है जो इनको बहुपद को क्या बना देता है, एक समीकरण। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है समीकरण का, ये बराबर। क्या बराबर, बराबर ही ऐसा सबसे पावरफुल क्या है, एक तत्व है जो किसी भी बहुपद को समीकरण में बदलने की क्षमता रखता है। बहुपद समीकरण में सिर्फ मात्र किसका अंतर है, सिर्फ बराबर का अंतर है। किसका अंतर है, बराबर का अंतर है, क्योंकि अगर बराबर नहीं है तो मात्र ये सिर्फ और सिर्फ बच्चा क्या है, एक बहुपद है। और ये क्या है, एक प्रकार का बीजी व्यंजक है आप बोलोगे। अब बीजी व्यंजक वाक्य नहीं होता, एक वाक्य का छोटा सा अंश होता है। हमने क्या बोला, वाक्यांश है, वाक्य नहीं है, वाक्य का छोटा सा अंश है। क्योंकि स्टेटमेंट कौन देता है, कथन वही देगा जो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होगा। आप इसको आप ध्यान में रख लो, कथन वही देगा जो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। जो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो कथन नहीं दे सकता, ये कंप्लीट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, क्या एक वाक्यांश है। अगर बराबर लगा के 0 लगा दिए तब ये इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। और समीकरण एक प्रकार का सेंटेंस पूरा का पूरा एक वाक्य होता है। क्या होता है, एक पूरा वाक्य होता है। तो मेरे कहने मतलब बच्चों, अगर बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो आपको समीकरण बनाना ही पड़ेगा, बिना समीकरण में बदले आप बहुपद का शून्यक नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, px बराबर 0 करते हैं। क्या करते हैं,
px बराबर जीरो करते हैं। क्यों? क्योंकि px को जीरो करेंगे। जीरो क्यों करें? क्योंकि बहुपद के शून्य मतलब शून्य क्या, ऐसे x के मान जो पूरे बहुपद को जीरो कर दे रहे हैं। तो वही तो दिखा रहे हैं कि भैया x का वह मान ये पूरे बहुपद को जीरो कर दे रहा है, तो बराबर में जीरो क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया इसको जीरो कर दे रहे हैं, इसीलिए क्या कर। अच्छा समीकरण में और क्या बता दें, समीकरण क्या कर, दो व्यंजकों को आपस में जोड़ता है, किसके द्वारा? बराबर के चिन्ह के द्वारा। ये बराबर के चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? बराबर के चिन्ह। इस बराबर के चिन्ह के द्वारा दो व्यंजक आपस में जुड़े होते हैं और ये क्या निर्धारित करते हैं कि LHS बराबर RHS, मतलब जो इस पक्ष का मान है वो उस पक्ष का मान है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और इस बराबर को दर्शाता कौन है? ये साइन, इस साइन का नाम भी बराबर है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल, ठीक है ना। तो कहने मतलब px बराबर जीरो, शून्य निकालना है तो आपको समीकरण में निकालना होगा, बराबर में जीरो करना पड़ेगा। अगर आपने बच्चा बराबर में जीरो कर दिया तो वो पूरी तरह से समीकरण बन गया, ठीक है ना। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें उनको बराबर में दिखाना पड़ता है। और px बराबर जीरो का मतलब कि x का मान जीरो, x का जीरो नहीं, मतलब x का वह मान जो इसको जीरो कर दे, इसलिए x बराबर पूरा बहुपद को हम जीरो दिखा देते हैं। अब जब जीरो दिखाओगे तो इनका मान क्या है? ये 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7 बराबर जीरो, ये हो गया समीकरण। अब आप इनको हल करके आप इनके दो शून्य निकाल लो, ठीक है ना। अब ये शून्य निकाले कैसे जाते हैं ये आप समझ लो, ये शून्य निकाले कैसे जाते हैं आपको ये समझना है, ठीक है ना। शून्य तो हमने समझ लिया कि बहुपद के शून्य होते क्या, अब ये निकाले कैसे जाते हैं ये आप समझ लो। देखो ये मिटा रहे हैं, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं बच्चा, आगे देख लेते बच्चों। देखो बच्चों एक मिनट रुकना थोड़ा, देखो बच्चों थोड़ा से देखना पड़ता है कोई टेक्निकल इशू तो नहीं कि चलते चलते फोन बंद हो जाए, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है ना। कि होता क्या है कि बाय द वे किसी कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई हमें पता ही नहीं और नहीं चल रहा समस्या हो जाएगी ना। देखो बच्चों हमने क्या बोला, अब ये समझते हैं कि बहुपद के शून्य निकालते कैसे, कितने तरह मतलब किन किन तरीकों से शून्य निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बहुपद के शून्य निकालने की चार विधि है। कितनी विधि है? चार विधि। कौन कौन सी? देखो पहला आप लिख लो बहुपद के शून्यक, और बहुपद के शून्यक निकालने की विधि, बहुपद के शून्यक निकालने की विधि। और कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, हमने क्या बताया आपको? चार प्रकार के। पहला कौन सा होता है? देखो ग्राफी विधि, कौन सा होता है? ग्राफी विधि। दूसरा कौन सा होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा होता है? पूर्ण वर्ग विधि। चौथा कौन सा होता है? द्विघात द्विघात सूत्र विधि। कौन सा होता है? द्विघात सूत्र विधि। तो बहुपद के शून्यक निकालने की कितनी विधि होती है बच्चों? चार विधियां होती है। कितनी होती? चार विधि। ग्राफी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। बच्चों हमारा बहुपद में सिर्फ दो चैप्टर है, एक प्रश्नावली 2.1, एक प्रश्नावली 2.2, और प्रश्नावली 2.1 आपका पूरा ग्राफी विधि पे आधारित है। किस पे आधारित है? ग्राफी विधि पे आधारित है। तो बच्चों आज तो हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि। क्या पढ़ेंगे? ग्राफी विधि। और इसके बाद बच्चों ये जो तीनों विधि है ना हमारी, ये हम दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ये दूसरे वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? ग्राफी विधि पे, ठीक है। पहला चैप्टर खोल लेते हैं, चलो पहला चैप्टर खोल लेते हैं बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राफी विधि होती क्या। ग्राफी विधि होती क्या बच्चों, आपको एक चीज बता दें कि ग्राफी विधि में हम करते क्या है। देखो ग्राफी विधि में हम ग्राफ के द्वारा निर्धारित करते हैं कि हमारा बहुपद के कितने शून्य होंगे, कहां पर बिंदु को स्थित करेंगे, कहां पर निर्धारित करेंगे, किस पॉइंट पर उसको निर्देशित करेंगे, मतलब एक्स अक्ष मूल बिंदु से उसकी स्थिति क्या है पॉइंट की, एक्स अक्ष से कितनी दूर पे है। देखो ग्राफ में देखो अच्छा ये होता है निर्देशांक ज्यामिति, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा अभी अभी हाल फिलहाल में हमने निर्देशांक ज्यामिति खत्म की है। इसको बोलते हैं बच्चों एक्स, ये एक्स डैश, ये क्या है? ये एक्स अक्ष है। क्या है? ये होता है बच्चों वाई अक्ष। क्या होता है? वाई अक्ष। ये क्या होता है? वाई डैश अक्ष। ये क्या होता है? ए बी एक्स डैश अक्ष। ओरिजिन होता है, ठीक है ना। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति
किसी बिंदु की क्या स्थिति है, इस स्थिति को तो जानने के लिए हम ग्राफी वृत्त का निर्माण करते हैं। अब बहुपद के कितने शून्यक होंगे, कहाँ कहाँ पर शून्यक होंगे, किस किस बिंदु पे, किस किस स्थिति पे शून्यक होंगे, हम ग्राफी वृत्त से निकालते हैं। देखो बच्चों एक चीज आपको समझना होगा, इनको बोलते हैं आश्रित अक्ष। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आश्रित अक्ष, इनको बोलते हैं स्वतंत्र अक्ष। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अक्ष। मतलब ये स्वतंत्र है अपने आप में, ये आश्रित हैं, इनका मान निर्भर होता है भैया इनके पर। कैसे, देखो अब इनको ग्राफी वृत्त से क्या निकालते हैं, देखो ग्राफी वृत्त से शून्य कैसे निकालते हैं आपको तरीका बता दें। देखो बच्चों y बराबर होता है px। क्या होता है, px। कहो सर जी y बराबर px से क्या होता है, ये किसी भी बहुपद को निरूपित करने का एक लिखने का तरीका होता है जो हमें ये बताता है कि हम बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। क्या करें, बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। अब y बराबर px, इसको आप अगर यहाँ y बराबर px बराबर 0 भी कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या बनाओगे आप, पूरे डिटेल y बराबर px बराबर 0, ठीक है ना। px से तो हमारा 0 रखना है, वो शून्य निकालने के लिए आप px को क्या रखते हो, 0 रखते हो। अब एक चीज आप और समझ रहा हूं, अब हम पूछेंगे भैया ग्राफी वृत्त से आप शून्य कैसे निकालोगे। आपको हम बता दें, एक्स अक्ष पर हमारा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर जहां पर कट करेगा एक्स अक्ष को, ग्राफ जो हमारा जाएगा एक्स अक्ष को जहां पर कट करेगा, जैसे हमने बोल दिया बच्चों ये हमने ग्राफ बना दिया, ये कर दिया, ठीक बच्चों। हमने कहा एक्स, सिर्फ ध्यान देना, एक्स अक्ष पर ग्राफी वृत्त में क्या होता है समझ लो, एक्स अक्ष पर जहां जहां पर ग्राफ हमारा कट करेगा या टच करेगा तो बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। हमने क्या बोला, एक्स अक्ष पर ग्राफ हमारा जहां जहां पर कट या टच करेगा अब बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है ना। वाई एक्स से हमें मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी करे, कट करे, टच करे, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा फोकस एक्स अक्ष पर रहेगा। किस पर रहेगा, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर ग्राफ हमारा जहां जहां कट करेगा उसको काउंट कर लेना, समझ लो बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। ये होता है ग्राफी वृत्त से बहुपद के शून्यक को पता करना। मतलब कौन कौन से स्थिति बन रही है, कहाँ कहाँ पर स्थिति बन रही है, कि कौन कौन से वो मान है जो बहुपद में रख देते तो बहुपद का मान शून्य हो जाता। शून्य मतलब 0 नहीं है, बहुपद बहुपद का वो मान है जो उसको शून्य, मतलब 0 0 हमें नहीं लेना। बहुपद का ऐसा कौन सा मान है, चर का ऐसा कौन सा मान है जो इसको 0 कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि एक्स अक्ष पर जहां जहां पर बहुपद मतलब इसको टच कट करेंगे, ये ग्राफ हमारा उसके एक्स अक्ष के जहां जहां पर ग्राफ हमारा टच या कट करेगा उतने ही शून्यक होते हैं, ठीक है ना, उतने ही शून्यक होते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, देखो सर जी हम एक्स अक्ष पर ही क्यों लेते हैं, वाई अक्ष पर क्यों नहीं लेते, इसका भी आपको समझ लो। हमने क्या लिखा है बच्चों बताओ, y बराबर px। बच्चों हमने बहुपद को किस रूप में लिखा, x के रूप में लिखा है, इसीलिए हम x अक्ष पर लेते हैं। हमने y बराबर px एक ऐसी कल्पना गणतज्ञ ने मान दी, गणतज्ञ द्वारा ही लिखी गई है कि भैया एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दो y बराबर px। क्यों, इससे हमें पता लगता है कि भैया हम कोई बहुपद को ज्ञात कर रहे हैं। तो y बराबर px, अच्छा y क्या है, आश्रित अक्ष है, x क्या है, स्वतंत्र अक्ष है। मतलब ये प्रकार का पूरा क्या है, व्यंजक है। क्या है, व्यंजक है। कहने मतलब इस व्यंजक का मान इस x चर पर निर्भर रहता है, इस व्यंजक का मान इस x चर पर निर्भर रहता है। समझ में आया, इस पूरे व्यंजक का मान इस x चर पर निर्भर होता है और इस y का मान इस व्यंजक पर निर्भर होता है। तो y आश्रित है, y की खुद की पहचान नहीं है, y इस x चर पर आश्रित है। अगर x की जगह कोई आप इनपुट नहीं रखोगे तो आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। जैसे आप समझ लो हमने क्या बोला, y बराबर 2x प्लस का 1, अगर x की जगह आप 1 रखोगे 3 मिलेगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 3। मतलब कहने बोले जब तक x का मान आप नहीं रख रहे हो तब तक y का मान आपको नहीं मिल रहा है। तो y का मान पूरी तरह से डिपेंडेबल किस पे, x पर। किस पे डिपेंडेबल है, x पर। तो मतलब x क्या है, स्वतंत्र है, y क्या है, आश्रित है, किसके ऊपर, x के ऊपर। तो मतलब ये क्या, y बराबर px एक प्रकार का फलन बनेगा। y क्या, फलन। क्या फलन, मतलब आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो तो आउटपुट के रूप में आपको फलन मिल गया। आप यहाँ पर मेहनत किए, देखो आपने यहाँ पर मेहनत किया 2 रख के, तो फलन के रूप में आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो फल मिल गया आपको, क्या मिल गया ना, आउटपुट क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों क्या है कि y बराबर px से लिखने का एक स्टैंडर्ड मानक होता है,
ठीक है ना। अब आप कहो सर जी यहाँ x के रूप में बहुपद चर हमारा x है, इसीलिए हम x अक्ष को लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, x अक्ष में y का मान 0 होता है। क्या होता है? ये कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अब आप समझ लो। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। हमने क्या बोला कि x 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, y का मान 0 होता है, x 0 नहीं होना चाहिए। x का वह मान हमें निकालना है जो पूरे बहुपद को 0 करे। x 0 नहीं होना चाहिए, x का वो मान लेना, संख्यात्मक मान कोई होगा 1 2 3 4 5 जो भी, वो बहुपद को 0 करेगा। x 0 नहीं होगा, ये बड़ी समझने वाली बात है। हमने कहा कि हम x अक्ष क्यों लेते हैं, क्योंकि x अक्ष में y का मान 0 होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति बोलती है। तो अब y अक्ष में x का मान 0 होता है, y अक्ष पे x बराबर 0, x अक्ष पे y बराबर 0। तो बच्चा अगर x अक्ष पे y 0 हो गया तो भैया y को साइड करो, x का कोई मान होगा, वो कैसा मान होगा जो पूरे बहुपद को 0 कर देगा। अगर x बराबर 0 हो गया, ध्यान सुनना, अगर x बराबर 0 हो गया तो बहुपद का मान कैसे निकलेगा शून्य, बताओ। x जब x ही 0 हो जाएगा तो बहुपद की शून्य कैसे निकले, आप हमको ये बताओ। भाई y बराबर px हमने बहुपद माना, जब x ही हमारा 0 हो जाएगा तो कैसे आपका बहुपद निकलेगा, निकलेगा नहीं। तो x को 0 हमें नहीं रखना, x 0 रख देगा तो बहुपद का मान आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि x का वो मान रखना है, x तक 0 नहीं करना है। x बराबर कोई मान होगा 1 2 3 4, उसको बहुपद में रखोगे तो बहुपद आपका शून्य होगा। जब x पहले ही 0 कर दोगे तो भाई बहुपद का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लेते हैं x अक्ष, क्योंकि x अक्ष में y 0 हो जाता है और x के हमें ऐसे मान मिल जाते हैं 1 2 3 4, जिसको आप बहुपद में रख दोगे तो आपका बहुपद शून्य, बहुपद की शून्य निकल आता है, ठीक है ना। क्योंकि x के वो मान जो पूरे बहुपद को 0 कर देते हैं, तो x का एक संख्यात्मक मान निकल के आएगा। अगर आपने x को पहले ही 0 दिखा दिया, देखो अगर आप कह रहे इसको ले लो, इसको कैसे लोगे, अगर x बराबर आपने 0 दिखा दिया तो खेल खत्म, बहुपद का खेल ही खत्म हो गया ना। आपने पहले 0 दिखा दिया तो x का मान 1 2 3 कोई आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो आप बहुपद में रखोगे नहीं तो बहुपद का सत्यानाश, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या बोला, इसी कारण दैट्स वाई हम क्या लेते हैं, x अक्ष पे लेते हैं जहां y का मान 0 दिखा देते हैं, और x का वो एक जहां जहां कट कर वो एक स्थिति बता रहा है, उस पॉइंट की स्थिति क्या है उसको हम क्या निर्देशित करेंगे और वही पुट करके हम बहुपद का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल आपने क्या समझा, एक्स अक्ष को हमारा ग्राफ जहां कट करेगा उतने ही शून्य होंगे, ये होता है ग्राफी विधि, ठीक बच्चों। चलो अब पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1 2.1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। चलो बच्चों थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं क्या स्थिति चल रही है हमारे फोन की। देखो चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। चलो खोल लेते हैं किताब को। चलो बच्चों कुछ नहीं, प्रश्नावली आज हम एक खत्म करेंगे और प्रश्नावली 2.2 एक ही कुल 2 ही चैप्टर, प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.2, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहले सवाल क्या कह रहे हैं बच्चों, देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये x है, x एक्सिस है, y है, y एक्सिस, ये मूल बिंदु। बच्चों एक ग्राफ ऐसा गया है, कैसे गया बच्चा ऐसे। अब ये बताओ कितने जीरो होंगे, सर जी इसमें जीरो होंगे नहीं एक भी जीरो नहीं होगा, क्यों, हमने केवल एक्स अक्ष पे जहां पर कट करेगा ग्राफ उस स्थिति में उसकी पॉइंट की स्थिति देखेंगे। कुल आप ओवरऑल ये बैठा लो भाई एक्स अक्ष को ग्राफ जहां पर कट करेगा जितनी बार करेगा उतनी शून्य निकल के आएंगे ग्राफी विधि से। और कारण क्या है, हमने आपको अभी बताया कि एक्स अगर आप जीरो कर दिए तो बहुपद का खेल खत्म, क्योंकि एक्स के मान संख्यात्मक निकलेंगे जो बहुपद को जीरो करेंगे, समझ गए ना। इसीलिए वाई का मान जीरो दिखाते हैं, वाई पर हम जीरो नहीं लेते क्योंकि वाई में एक्स जीरो हो जाएगा तो बहुपद का खेल खत्म, क्योंकि वाई बराबर क्या होता है एक्स, यही हमारे बहुपद होता है। और ये एक्स क्या है, वो चर है जिसका मान निकालते हैं। भाई जब आपने यहाँ पर एक्स आप जीरो दिखा दोगे तो बहुपद क्या हो जाएगा, खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो ये वाई एक्स को काट रहा है, एक्स पे टच भी नहीं कर रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, जीरो है ही नहीं, जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा है बच्चों, इसको मिटा दे रहे, इसे बच्चों खत्म करो आज। प्रश्नावली 2.1 आज आपको खत्म करना है, ठीक है बच्चों। प्रश्नावली 2.1 आज आपको खत्म करना है, फिर हम चलेंगे प्रश्नावली 2.2 पर, ठीक है ना। चलो दो क्या कह रहे हैं आपके, देखो फिर आप एक ऐसा ग्राफ दे रखा है, फिर आप सेम बनाओ एक्स वाई वाई डैश, ठीक है ना। क्या दे रखा है, देखिए बच्चों ग्राफ ऐसा कुछ गया है, ये गया है ये देखिए मैं बना नहीं है, ठीक से बना लीजिएगा किताब में देखिए ये गया है, ठीक है ना। ऐसा ही गया क्या, हाँ
देखो अब आप बताओ इसमें कितने शून्य होंगे। सर जी आपने हमने आपको क्या बताया था बच्चों, सिर्फ ये देखना एक्स अक्ष आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए एक्स अक्ष पर। आप ये कहोगे सर जी भैया एक्स अक्ष को तो एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पर, तो कितने जीरो हो जाएंगे, जीरो। हाँ जीरो या शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य कितने हो जाएंगे, एक। कितने हो जाएंगे, अच्छा शून्य मतलब एक, मतलब ये नहीं कि एक जीरो आएंगे, मतलब इस स्थिति पे कुछ संख्यात्मक मान होगा, जीरो, एक, दो, तीन, यहाँ कुछ मान होगा, तो एक वैल्यू एक्स की निकल आई, चार, पांच कुछ भी निकल के आएगी, वो रख दोगे बहुपद आपका जीरो, मतलब उस वैल्यू में इतनी पावर है कि तुम्हारे बहुपद को क्या कर देगा, पूरा जीरो कर देगा, ठीक है ना। तो एक जगह टच किया भैया एक शून्य, ठीक है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं, आज इसको खत्म कर लेते हैं। आज इसको क्या करते हैं बच्चों, खत्म करते हैं, आज इसको खत्म करते हैं। देखो और क्या दे रखा है, तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरा ये दे रखा है हमसे, कुछ नहीं बस एक्स अक्ष पे फोकस करो, बाकी सबको छोड़ दो। और कारण हमने आपको समझा, देखो बच्चों अधूरी बात हम नहीं बताते, रटा रटाए वाला काम हमारे यहाँ नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, कारण भी बताएंगे भाई किस कारण से होता है। ऐसा नहीं कि मतलब खाली रटा देंगे भैया एक्स अक्ष को जहाँ कट कर रहा है बस उसने जीरो ले लो, भाई कारण भी तो समझ में आना चाहिए, भाई किस कारण से एक्स अक्ष को लेते, वाई अक्ष को क्यों नहीं लेते, अभी कारण आपको बताया, ठीक है ना। इसीलिए ये रटने वाला काम नहीं है यहाँ पर, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो तीसरा क्या है, देखो ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक ना। अब हमसे पूछ रहे हो कि भैया इसके शून्य बता दो, कुछ नहीं करना, आप काउंट कर लो, बताओ बच्चों, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीन जगह हो रहे हैं ना, कितने हो जाएंगे, तो लिखोगे सर जी इसके शून्य हो जाएंगे तीन, कितने हो जाएंगे, तीन, कहीं छूटत नहीं, कितने हो जाएंगे, तीन। चलो आगे चलते हैं, बस ऐसे करना, कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स अक्ष पे फोकस करो और सवालों को हल करो। आगे देखते हैं, 6 सवाल है इसमें, प्रश्नावली 2.1। देखो बच्चों ये दे रखा है, इनको खत्म करो आज, ने आज खत्म करो, ये हटाओ। चलो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें परवलयाकार बना रहा है। देखो द्विघात बहुपद हमेशा परवलयाकार ग्राफ बनाएगा, कैसे बनाएगा, परवलयाकार। देखो आप देखो एक ये, एक दो, कितने हो जाएंगे शून्य, सर जी इसमें तो कुल दो हैं, कितने हो गए, दो शून्य हो गए, देखो दो हो गए ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे। देखो अच्छा आगे हमारे क्या कह रहा है, देखो ये है y नहीं x है, भैया x बहुत खतरनाक है ये ठीक है ना। आगे देख लेते, देखो ये ऐसा गया, ठीक है ना। अब इस पे बताओ बच्चों, आप ही बताओ, अरे जी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, चार हो गए, कितने शून्य, बताओ बच्चों कितने शून्य, सर इसमें चार शून्य हो गए, कितने हो गए, चार हो गए, ठीक है ना। चलो अब ओवरऑल लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं बच्चों, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहे हैं बच्चों, ये देख लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है ना, ये रीजन मूल बिंदु। देखो ये ऐसे बना है, ये ऐसे और ऐसे, यह टच कर रहा है, ठीक है ना, ये बना लेना, बना नहीं। अब इसमें बताओ बच्चों कितने, कैसे बच्चों, बच्चों हमने कहा था ना कि बीच बीच में फोन को देखना पड़ता है, कहीं हुआ क्या कि एक्चुअली हमने एरोप्लेन मोड लगाया नहीं था, क्योंकि एरोप्लेन मोड लगा देने से क्या है ना कि किसी का कॉल वगैरह आता नहीं तो वीडियो अच्छी बन जाती, इस बार भूल गए थे। तो इस सवाल हम बता ही रहे थे, बस दो ही, बस इसको बताने के बाद जो हमने, हाँ इसके बताने के बाद सवाल हमारा खत्म हो गया है। तो ये लास्ट सवाल भी है हमारा इसका, दो प्रश्नावली 2.2 आपकी खत्म हो गई है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि वीडियो बीच में क्या हो गया, कट हो गया, कट कैसे हो गया था, किसी का आपने एरोप्लेन मोड लगाना भूल गया था, फोन वगैरह आ जाता ना किसी का, तो अभी इसलिए बीच बीच में मैं देखते रहता हूँ। अभी मैंने देखा तो वो तो कहो कि पूरा कंप्लीट हो गया लेक्चर, लास्ट में बस खाली इसको बताते समय कट हो गया, तो वो हम सवाल हमने सब बता दिया, बस
लास्ट का एक दो सेकंड का क्लिप उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब प्रश्नावली 2.1 हमारा खत्म हो गया बच्चों, और प्रश्नावली 2.2 हम कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 2.1 हमने खत्म कर दिया, ग्राफी भी हमने सीख लिया। कल क्या आप सीखेंगे? पूर्ण गुणनखंड विधि, पूर्ववर्ग विधि, द्विघात सूत्र विधि और शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध क्या होता है। शून्य दिए होंगे आपको, एक द्विघात बहुपद बनाना और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।